नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसका नाम आप बार बार सुनते होंगे, ये वही कम्युनिस्ट पार्टी है जिसने शी जिनपिंग जैसे लीडर्स को आज चाइना का हेड बनाया है। जिस प्रकार से चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंतर्गत इसने ग्रोथ की है, आज भी ये सराहनीय है। और 1 अक्टूबर 1949 को ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने अपने आप को स्थापित किया था, जो कि आज भी चली आ रही है। क्या है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, किस प्रकार से इसकी हिस्ट्री रही है, आज हम समझने की कोशिश करेंगे। 1 अक्टूबर 1949 को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माओ त्से तुंग ने आधुनिक चीनी राज्य की स्थापना की घोषणा की थी। सीसीपी आज भी चीनी सरकार और सेना को आकार देने वाली सबसे इम्पोर्टेंट पार्टी है। पार्टी का ये केंद्रीय शक्ति है। 20वीं सदी में कई देश औपनिवेशिक शासन को प्रभाव से मुक्त हो गए और उन्हें अपने लिए आर्थिक और राजनीतिक रास्ता खुद चुनना पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध, जो कि 1939 से 45 तक चला था, के आसपास पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी यूएसएसआर की असाधारण क्षमताएं स्पष्ट रूप से दिखाई भी देने लगी। इस प्रकार उनके बीच वैचारिक और आर्थिक वर्चस्व के लिए प्रतिद्वंद्विता शुरू हो गई। शीत युद्ध, जहां वे सीधे तौर पर युद्ध नहीं लड़ेंगे, पर इनकी आइडियोलॉजीज डिफरेंट थी, इनका काम करने का तरीका अलग था। साथ ही साथ एक राष्ट्र के रूप में अन्य देशों और उनके भविष्य को प्रभावित करने का, शक्ति हासिल करने का भी दोनों का ही एक मन था। तो ये आइडियोलॉजी के थ्रू ही कर पा रहे थे। एक तरफ कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी थी, प्रॉफिट मेकिंग, एक तरफ कम्युनिज्म की थी कि किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, सब कुछ एक केंद्र के शासन के अंतर्गत हो। चीन में राजनीतिक व्यवस्था की खोज 1900 के दशक के आरंभ में हुई थी। एक उथल पुथल भरे दौर के बाद शुरू हुई। 2000 से अधिक वर्षों तक चीन में स्थानीय राजाओं द्वारा शासित कई युद्धरत राज्य थे। 221 ईसा पूर्व में विशाल क्षेत्र पर एकमात्र नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास किए गए और सबसे पहली सफलता किन राजवंश को मिली। कुछ राजवंशों ने लंबे समय तक शासन किया, जबकि अन्य जल्दी ही छोटे राज्यों में बिखरते चले गए। किन राजवंश की शुरुआत 17वीं सदी के मध्य से हुई। 19वीं सदी तक भ्रष्टाचार और कुशासन की आंतरिक समस्याओं और विदेशी ताकतों की बढ़ती मौजूदगी के कारण इसका पतन भी शुरू हुआ। विदेशी उपस्थिति किस प्रकार से यहाँ हुई थी, इसको देखते हैं। उस समय ब्रिटेन चीन में उत्पादित चाय की बड़ी मात्रा खरीद रहा था, लेकिन इससे उसके संसाधन खत्म हो रहे थे। इसे रोकने के लिए उसे चीनियों को अफीम की आपूर्ति शुरू की, जिससे उन्हें ब्रिटेन से इसकी खरीद पर अपने संसाधन खर्च भी करने पड़े। अफीम की आमद को रोकने के लिए चीन के प्रयास विफल होने के बाद 1839 में पहला अफीम युद्ध शुरू हुआ, जिसको हम ओपियम वॉर भी कहते हैं। चीन हार गया और उसे हांगकांग में से अलग करना पड़ा और फिर ब्रिटिश व्यापारियों को ज़्यादा व्यापार रियासतें भी देनी पड़ी। विदेशी शक्तियों के पास अब चीन के अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने प्रभाव थे, यानी कि चीन जिस प्रकार का क्षेत्र बना आज जैसा था, बिल्कुल उससे अलग था। अलग अलग राष्ट्र, तब तो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट नहीं था, डायनेस्टीज, अलग अलग डायनेस्टीज यहाँ पे आ रही थी। इस आसमान संधियों की प्रतिक्रिया में कुछ किसान उभरे। उन्हें विदेशियों द्वारा बॉक्सर कहा जाता है, क्योंकि वे एक तरह की मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षित थे। वे विदेशी उपस्थिति, सरकारी भ्रष्टाचार और पारंपरिक चीनी समाज पर ईसाई मिशनरी गतिविधियों के प्रभाव के खिलाफ लड़ने लगे। उन्हें चीन की महारानी से भी समर्थन मिला। साथ ही साथ लेकिन 8 सहयोगी देश, जो कि ऑस्ट्रिया, हंगरी, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका की सेनाओं ने 1900 ईस्वी में बॉक्सर विद्रोह को कुचल दिया, जिसके कारण चीन पर और भी मांगे थोपी गई। राजा के खिलाफ आक्रोश बढ़ने के साथ 1911 में एक प्रांत में सैनिकों की बगावत के साथ शिन्हाई क्रांति शुरू हो गई। इसके अलावा यह आग फैलती चली गई और अंततः बालक सम्राट जुआनटोंग को पद छोड़ना पड़ा। क्रांतिकारियों ने 1912 में पूर्व डॉक्टर से राजनीतिक नेता बने सन यात सेन को चीन के अंतरिम राष्ट्रपति भी बनाया। साथ ही साथ जिस प्रकार से चीन में सन कई सालों से किंग शासन के खिलाफ भी थे, इन्होंने जो राजशाही विरोधी संगठन बनाया था, उसे बाद में क्वामिंगतान या फिर राष्ट्रवादी पार्टी के नाम से भी जाना गया। उन्हें अक्सर आधुनिक चीन का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने आधुनिक राष्ट्र के लिए 3 सिद्धांत दिए, एक राष्ट्रीयता, लोकतंत्र और फिर समाजवाद। लेकिन सन का एक पूर्व प्रांतीय गवर्नर और जनरल युआन शिकाई से झगड़ा हुआ, जिसके साथ उन्होंने 1912 के बाद सत्ता साझा करने का प्रयास किया। इसके बाद वह सहयोगियों की तलाश में विदेश चले गए। इससे पहले वे अमेरिका में रहते थे
और जापानियों से वित्तीय सहायता भी मांगते थे। अपने सहयोगियों की मदद ना मिलने पर उन्होंने इस बार सोवियत संघ की ओर रुख किया। 1917 में यूएसएसआर में क्रांति के कारण ज़ारों को सत्ता से हटाया गया। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी राज्य की स्थापना हुई। जब सन ने रूसियों से बातचीत की तो वो अपने स्वयं को राजशाही शासन को गिरने से प्रेरित हुए। उसके बाद चीन में राजनीतिक समूहों को भी 4 मई 1919 के आंदोलन के कारण बढ़ावा भी मिला, जो कि नए गणराज्य में चल रही गतिविधियों के प्रति व्याप्त असंतोष का परिणाम भी थे। छात्रों ने विदेशियों, खास करके जापानियों के निरंतर प्रभाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वे खुलेपन, वैज्ञानिक तर्क और महिला के लिए समानता विचारों में भी शामिल हुए। इसके अलावा उनके लिए एक और चिंता स्थानीय सरदारों के बढ़ते प्रभाव से भी थी। बढ़ती राष्ट्रवादी भावनाओं के कारण बीजिंग में वर्सेल्स शांति सम्मेलन के निर्णय के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, जिसने 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के आधिकारिक रूप से समाप्त करने वाली संधि भी तैयार की। इसके तहत चीन को शाडोंग प्रांत के पूर्व जर्मनी क्षेत्रों को जापान को हस्तांतरित किया गया। भले ही चीन ने विजेताओं के लिए युद्ध प्रयासों में भी योगदान दिया हो, बढ़ते विरोध के कारण चीन में अंततः संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। फिर 4 मई को आंदोलन से भावी चीनी राष्ट्रपति माओ त्से तुंग और प्रधानमंत्री डोउ एनलाई भी इनका नाम है, इन्होंने अंततः 1921 में गठित चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में केंद्रीय भूमिका भी निभाई। सीसीपी को कॉमिंटार्न या फिर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल द्वारा भेजे गए लोगों द्वारा सहायता प्रदान की गई या एक संगठन है जिसकी स्थापना रूसी कम्युनिस्टों ने राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए की। तो बहुत लोग सोचते हैं कि चीन इतना ज़्यादा टेनेशियस क्यों है, वो अपने रीजन्स को लेकर साथ ही साथ दूसरे कंट्रीज़ के बॉर्डर्स के लिए इतना परेशान खुद भी होता है, दूसरों को भी करता है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री बहुत ख़राब रही है। तो इसका जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है इंडिया के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से बहुत अलग है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी के 50 सदस्य थे, जो फिर 1925 में 1500 हो गए। इसके विपरीत 1923 में कुओमिंतांग के 50,000 सदस्य थे, जब दोनों पार्टियों का संयुक्त मोर्चा अस्तित्व में आया। कुओमिंतांग ने 1925 में सोवियत और फिर सीसीपी के समर्थन से सरकार भी बनाई। उसी वर्ष सन यात सेन की मृत्यु हो गई, जिसने नेशनलिस्ट पार्टी का विभाजन कर दिया। उनके शिष्य चियांग काई शेक इसके दक्षिणपंथी गुट के नेता बने, लेकिन उन्हें कम्युनिस्टों पर संदेह होने लगा या भी कि कैसे उन्हें श्रमिक संघ, स्थानीय व्यापारियों और सरदारों के हितों के खिलाफ जाना पड़े। यह वह समय था जब भारतीय कम्युनिस्ट नेता एम.एन. रॉय को अन्य कॉमिंटर्न सदस्यों के साथ 1927 में यह देखने के लिए चीन भेजा गया था कि परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। फिर उसके बाद एम.एन. रॉय जिन्होंने 1934 में पहली बार कम्युनिज्म को भारत में एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया था। सीपीआई की स्थापना भी इन्होंने की थी। रॉय का मानना था कि कृषि क्रांति का समर्थन करना एक सच्चे साम्यवादी राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने उस समय लिखा था कि चीनी क्रांति या तो कृषि क्रांति के रूप में जीतेगी या नहीं जीतेगी, लेकिन रूसियों के बीच कुछ शंकाएं थी जो कि कुओमिंतांग का समर्थन करने के लिए आमादा थे। उनके विचारों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। कुओमिंटांग ने एक अन्य सदस्य माइकल बोरोडन द्वारा कुओमिंतांग के पक्ष में भेजी गई रिपोर्टों को लेकर कुछ भ्रम भी था। शीघ्र ही चियांग ने अपने सोवियत सलाहकारों को बर्खास्त भी कर दिया। इसके बाद कम्युनिस्टों तथा वामपंथी कुओमिंतांग नेताओं को निकाल दिया, जिससे सोवियत कुओमिंतांग समझौता समाप्त भी हो गया। कम्युनिस्ट ठिकानों पर और हमलों के साथ सीसीपी ने एक लॉन्ग मार्च भी शुरू किया, जिसमें सदस्यों ने दक्षिण पूर्वी से उत्तर पश्चिमी चीन में स्थानांतरित होने के लिए 10,000 किलोमीटर की यात्रा की। इस कठिन इलाके में यात्रा करते हुए हजारों लोगों को खो भी दिया गया, लेकिन उन्होंने इसे पूरा किया और चीन के गांव में अपनी विचारधारा को और फैलाया। गुरिल्ला युद्ध रणनीतियों को अधिक संसाधन को कब्जाने की बात की, जिन्होंने अमेरिका का भी समर्थन प्राप्त किया, क्योंकि इससे देश को साम्यवाद अपनाने के खिलाफ एकजुट कर दिया था। फिर उसके बाद जापानी आक्रमण हुआ और गृह युद्ध चला। यह लड़ाई तब रोकी गई जब 1930 के दशक में जापानी सेना ने चीन पर हमला किया। इस वजह से जापान और चीन के बीच में बनती नहीं है। आज भी संक्षेप में दोनों दलों ने संयुक्त मोर्चे के तहत जापान के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन यह उनके बीच किसी भी वास्तविक एकता की भावना में नहीं गढ़ा गया था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद गृह युद्ध फिर से शुरू किया गया।
चीन के विद्वान और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर टोनी सैच ने एक साक्षात्कार में भी बताया कि कम्युनिस्ट को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। एक बात यह है कि गृह युद्ध में जीतना उनके लिए बहुत मुश्किल था। राष्ट्रवादी पार्टी के पास बहुत बेहतर सैन्य बल था और चीन के पास बड़े भूभाग पर उनका नियंत्रण भी था। फिर भी राष्ट्रवादी सेनाओं द्वारा की गई गलतियों और कम्युनिस्ट पार्टी के सैन्य नेताओं द्वारा की गई चतुर सैन्य चालों के मिश्रण के कारण वे मुश्किलों के बावजूद जीत हासिल करने में सफल रहे। युद्ध और उसके पहले की घटनाएं आज भी राजनीति में गूंजती हैं। सीसीपी की जीत के बाद कुओमिंतांग ताइवान में स्थानांतरित हो गई, जो कि फिर अपने आप को ताइवान अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है। और अगर हम बात करें चीन की, तो ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जहां चियांग कोई शेख ने 1975 में अपनी मृत्यु तक राष्ट्रपति के रूप में शासन किया, इस बात पर जोर देते हुए कि ताइवान असली चीन है। ये बार बार यही कहते थे। पार्टी वर्तमान में विपक्ष में है और इसे सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की तुलना में सीसीपी के प्रति अधिक अनुकूल भी माना जाता है, जिसने यह माना है कि ताइवान मुख्य भूमि चीन का एक हिस्सा भी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया किस प्रकार से सीसीपी आज भी यहाँ पे रूल कर रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।